मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल है मीन में मंगल, सूर्य और शनि, गोल्ड और सिल्वर फिर चमकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल से ही चमकना शुरू हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो डल गया है और जैसे ये डेट कंजंक्शन बनी है इसके बाद से ही चमकना शुरू हो जाएगा। पाप ग्रहों की युति तेजी लेकर आती है, लेकिन ये पहले दिन से ही नहीं आ जाती। हालांकि जो खराब कंजंक्शन था वो टूट चुका है शुक्र और शनि का। हमने देखा कि 26 को ये कंजंक्शन टूटा सुबह 6:15 बजे के आसपास, और उसके बाद हमने 27 को देखा कि गोल्ड और सिल्वर में ठीक ठाक रिकवरी आ गई। तो हालांकि हमने बहुत लो भी देखा। शुक्रवार का डाटा यदि हम देखते हैं तो सिल्वर कॉमेक्स के ऊपर 69.79 यानी कि लगभग $70 के आसपास बंद हुआ है। ये 3.25% तेज था। डॉलर टर्म में हमने इसी हफ्ते में $61.21 का लो भी देखा, लेकिन फिर नीचे से इसने रिकवरी दी। जैसा कि पिछले वीक में बताया गया था कि अब दोबारा इसकी वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग इसने बॉटम आउट किया इस हफ्ते के लिए, और पूरा हफ्ता यदि हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये लगभग 0.19% ग्रीन में बंद हुआ है। मीन माइनर ग्रीन है, इसको फ्लैट भी बोल सकते हैं, ग्रीन भी बोल सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में इसने 199,643 यानी कि 1,99,643 का लो बना दिया। अब जब मैंने वीडियो डाली थी 2 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चांदी जो है वो वीक है, तो उस दिन चांदी 297 के आसपास थी। तो 297 से 199 इतना फॉल इस शुक्र और शनि की कंजंक्शन के कारण आ गया। खैर, वो वीडियो पुराना पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें 30 दिसंबर को हमने अपलोड किया था। गोल्ड इस हफ्ते में 4524 पे बंद हुआ है शुक्रवार रात को। ये 2.62 यानी कि लगभग 3.25% ये भी तेज था। हालांकि इसने इसी हफ्ते में 4128 का लो भी बना दिया डॉलर टर्म में, और इंडिया टर्म में ये 1,29,595 पे आ गया। यानी कि इसने जो अपना पुराना हाई था 1,38,000 का, पुराना लो था 1,38,000 का, वो तोड़ा और 1,29,595 के लो के ऊपर आ गया। यदि हम इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करते हैं अगले हफ्ते में, तो काफ़ी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। हालांकि ट्रेडिंग डे बहुत कम है। ट्रेडिंग डे इसलिए कम है क्योंकि एक तो महावीर जयंती की छुट्टी है, उस दिन शाम को कारोबार होगा, फिर गुड फ्राइडे के दिन पूरा दिन कारोबार नहीं होगा। तो कमोडिटी बाजार लगभग मान के चलिए यदि 5 ट्रेडिंग डे होते हैं तो 3.5 ट्रेडिंग डे पे ही काम करेगा। इस बीच डाटा बहुत आता रहेगा। सरकार के डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव रहेंगे यूएस में, डाटा बहुत आता रहेगा। और इकोनॉमिक इवेंट के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो 30 मार्च का बड़ा क्रूशियल डे है। 8 बजे के शाम के आसपास फेड चेयरमैन की स्पीच है। वहाँ से हमें इंडिकेशन मिलेगा कि फेड की पॉलिसी रेट्स को लेकर या इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आने वाले समय में क्या राय है। मार्च से पहले ये माना जा रहा था, जब से पहले जंग नहीं शुरू हुई थी, तो माना जा रहा था कि फेड 2 रेट कट कर सकता है 2026 में। लेकिन अब बाजार को ये समझ आ रहा है कि इतनी इन्फ्लेशन में फेड रेट कट नहीं कर पाएगा और इसके बजाय रेट बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने देखा कि पिछले हफ्ते गोल्ड ने 4100 के आसपास, 4128 के आसपास का लो बना दिया। तो ये एक बहुत अहम इवेंट होगा जिसके ऊपर हम सबको नज़र रखनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर। यहाँ पर बात एस्ट्रोलॉजी की तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हर चीज़ को देखकर चलेंगे। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करके चलेंगे तो काम खराब हो जाता है कई बार। मेरे अपना ओपिनियन ये है कि हर चीज़ के ऊपर नज़र जरूर रहनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, ये पैसा लगा होता है, तो थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। 1 अप्रैल को शाम 5:45 पर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा। ये यूएस का डाटा है। 1 अप्रैल शाम 5:45 पर इसके ऊपर जरूर ध्यान रखेंगे। उसी शाम में लगभग 15 मिनट बाद कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। ये कोर रिटेल सेल्स जो होती है, वहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसा है यूएस में, किस तरीके की मार्केट चल रही है। तो वहाँ से कुछ इंडिकेशन मिलते हैं और उससे बुलियन मार्केट के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता है। 2 अप्रैल को शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इसी के ऊपर बाजार ज़्यादा रिएक्ट करता है। 3 अप्रैल को शाम को 6 बजे, हालांकि इस दिन बाजार नहीं खुलेगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो है वो डाटा आएगा ही आएगा। ये चीज़ें हैं जो डाटा के ऊपर है। फंडामेंटल्स की यदि हम बात करते हैं तो वॉर चल रही है। वॉर को लेकर अभी फिलहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे ट्रंप ने बोल दिया कि 6 अप्रैल तक, हाँ 6 अप्रैल तक वो ईरान के एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर हमला नहीं करेगा। हालांकि इजराइल ने, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इजराइल ने हमला कर दिया इसके ऊपर, आपके जो इनके सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला किया और लगातार हमले जारी हैं। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है और लगातार अरब कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ यूएस के बेस हैं वहाँ पर उनको निशाना बना रहा है। फिलहाल लड़ाई रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि प्लानिटरी साइकिल जरूर इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ शांति हो जाएगी। ट्रंप भी ढीले इसलिए पड़े हैं अपने तेवर से, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बैक चैनल के ऊपर बातचीत चल रही है। मार्केट को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का इंडिकेशन है
की बातचीत चल रही है। हालांकि इसके बावजूद जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो कल रात को यानी कि शुक्रवार रात को क्रूड $100 के आसपास चला गया था। तो बाजार की एक चिंता ये भी है, और क्रूड का $100 के ऊपर जाना और हाईएस्ट लेवल पे क्लोज करना। हालांकि इसने जो हाई बनाया था वो $120 के आसपास का बनाया था। हमें याद है जिस दिन जंग शुरू हुई थी उसके बाद $120 के आसपास भी चला गया, लेकिन उसकी क्लोजिंग इतनी हाई नहीं हुई थी। कल की क्लोजिंग जो हुई है वो हाई हुई है, वो थोड़ी सी फंडामेंटली चिंता की बात जरूर है। इसके ऊपर जरूर जो है वो नजर रखनी पड़ेगी। सेंट्रल बैंक्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है, जैसे मैंने बताया कि फेड के चेयरमैन का जो है वो एड्रेस है। सेंट्रल बैंक सब क्या करेंगे, उनके पास जो रिजर्व हैं उनका क्या होगा, क्या जैसे भारत है, भारत के पास जो डॉलर रिजर्व होता है उसका क्या होगा, मीन्स उसमें लगातार कमी आती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड महंगा होगा सबको डॉलर में पे करना है, क्रूड खरीदना है। क्रूड महंगा होगा तो अल्टीमेटली आपके फॉरेक्स रिजर्व घटते हैं, फॉरेक्स रिजर्व घटते हैं तो बहुत सारा इन्फ्लेशन का प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, क्योंकि जब आप महंगा खरीदते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उनका फॉरेक्स रिजर्व यदि घटता है तो उसी फॉरेक्स रिजर्व में से पैसा निकाल कर तो वो गोल्ड खरीद रहे थे। जैसा हमने पिछले साल डाटा में देखा कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग के कारण भी गोल्ड बढ़ा था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर भी हमें जरूर ध्यान में जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक खबर ये भी बीच में चल रही है कि अरब कंट्रीज यदि उनकी ऑयल की सप्लाई रुकती है या ऑयल का रेवेन्यू रुकता है तो क्या उनके पास जो गोल्ड है वो सेल कर सकते हैं, क्या उसका कोई प्रेशर आ सकता है। ये बहुत सारी चीजें जो है वो खबरों में चल रही हैं, इनके ऊपर भी ध्यान रखेंगे। जॉब डाटा मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरेस्ट रेट्स का डाटा जो आपको बता ही दिया है, और यूके की इकोनॉमी जो है वो इस समय काफी बैड शेप में चल रही है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसके ऊपर सबके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज जो इसमें पॉजिटिव हो रही है गोल्ड के लिहाज से, सिल्वर के लिहाज से, 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो है वो लगातार राइज कर रही है। जब बॉन्ड यील्ड लगातार राइज करती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, अट्रैक्टिव जो होता है वो गोल्ड हो जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो गोल्ड में क्या आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल है, और इसी कारण शायद अब मुझे लग रहा है कि चीजें आगे बढ़ेंगी। और गोल्ड फंडामेंटली यदि मैं बात करूं तो फंडामेंटली एक रीजन मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है वो लगातार राइज कर रही है। बॉन्ड यील्ड की अपनी एक लिमिट है जहां पर इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि यहाँ पर नहीं है अब, और अब गोल्ड में जाएंगे तो गोल्ड में बाइंग आ सकती है। तो यदि एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको देखते हैं तो आज हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 28 मार्च है। 29 मार्च को सुबह 4:49 पर राहु शतभिषा नक्षत्र के सेकंड पदा में चले जाएंगे, केतु मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। अब केतु का मघा नक्षत्र जो है वो 18 साल बाद आता है। 2007 में जब केतु मघा नक्षत्र में आए थे तो उसके बाद इंडिया में इक्विटी बहुत भागा था, बहुत, मीन्स उसने पीक कर दिया था। राहु अपने नक्षत्र में थे, केतु अपने नक्षत्र में थे। इस समय भी राहु अपने नक्षत्र में है, केतु अपने नक्षत्र में और शनि अपने नक्षत्र में है। तो 3 पापग्रह अपने नक्षत्र में, बहुत पावरफुल है। हालांकि ये शांति के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन यदि हम इसको इक्विटी से कंपेयर करते हैं तो 1989 और 2007 दोनों बार इक्विटी ने टॉप कर दिया था। खैर इक्विटी के ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, इसके ऊपर रिसर्च जो की है, लेकिन इसके ऊपर नजर रखेंगे। केतु का यहां पर आना एक अच्छा सिग्नल है इक्विटी मार्केट के लिए। 30 मार्च को मून जो है वो पूर्व फाल्गुनी में आएंगे 2:47 पर, 2:47 का समय है जब मून जो है वो पूर्व फाल्गुनी में आएंगे। ये बेरिश होता है गोल्ड के लिए, यहां पर ध्यान जरूर रखेंगे। 31 मार्च को मून उत्तर फाल्गुनी में आएंगे 3:20 पे, ये भी बेरिश होता है। और इसी रात को सूर्य रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे 8:16 पर, यह बुलिश सिग्नल देता है। सूर्य का रेवती में आना सोने के लिए शुभ होता है। 1 अप्रैल को मून आ जाएंगे हस्ता नक्षत्र में पहले चरण में 4:17 पर, यह बेरिश है। और बुध एंटर करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शाम को 8:19 पे। मार्स मरकरी सेम नक्षत्र में आ जाएंगे, ये कंजंक्शन वोलेटिलिटी बाजार में लेकर आ सकती है। वैसे भी पूर्णिमा तिथि के दिन बॉटम की फॉर्मेशन होती है, तो यहां पर जरूर ध्यान रखेंगे। 2 अप्रैल को मून हस्ता के तीसरे चरण में रहेंगे सुबह, और मार्स जो है वो पाइसिस में आ जाएंगे लगभग 3:37 पर। मंगल और शनि की कंजंक्शन 2 अप्रैल 3:37 पर बनेगी। सूर्य पहले ऑलरेडी वहां पर है, लेकिन ये जो कंजंक्शन टूटेगा मंगल राहु का, जिसको अंगारक दोष बोल दिया जाता है, वो कंजंक्शन टूटना शांति के लिहाज से अच्छा है। तो समय क्या है, 2 अप्रैल 3:37 के बाद ऐसी खबरें आनी चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि चीजें सेटलमेंट होने की तरफ जा रही हैं। ये समय और ये डेट याद रखिएगा। मुझे लग रहा है कि यहीं से चीजें घूमेंगी, ज्यादा जो चांसेस लग रहे हैं यहीं से घूमेंगे। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो, जैसे ऑलरेडी चल रहे हैं, या उसमें कुछ कंक्रीट निकल कर आए। जब ये कंजंक्शन टूटेगा, शनि, हालांकि शनि के साथ जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसमें अच्छी चीज यह है कि मंगल और शनि 2 साल में एक बार आसपास आ ही जाते हैं, साथ आ ही जाते हैं, क्योंकि मंगल का साइकिल लगभग 2 साल में पूरा होता है। हालांकि मंगल 45 दिन में राशि बदलते हैं,
लेकिन इसके बावजूद कई बार जो वक्री ले जाते हैं लंबे समय में, तो एक्चुअल में साइकिल जो होता है वो 2 साल का होता है। तो 2 साल में मंगल एक बार शनि के सामने जरूर आते हैं, एक बार शनि के साथ जरूर आते हैं, ये नॉर्मल कंजंक्शन है। तो क्या हर बार थोड़ा जंग होती है? इस समय तो जो चल रही है, सूर्य साथ है, मंगल साथ है, शनि साथ है, तो मंगल राहु का कंजंक्शन खराब था, ये थोड़ा सा जो टूट रहा है ये शांति की तरफ लेकर जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर चीजें सुधरनी चाहिए वार फ्रंट के ऊपर। हालांकि 13 दिन का ये जो त्रिग्रही योग है, ये जैसे ही 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को सूर्य बदलेंगे उस समय ये योग टूट जाएगा। मंगल शनि साथ में रहेंगे, सूर्य आगे निकल जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। सूर्य उच्च के होंगे तो सूर्य मेष राशि में जाएंगे, जो गोल्ड की कारक राशि है। अगेन वहां से तेजी बनती है। वैसे अप्रैल मुझे मार्च के मुकाबले ठीक लग रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए। 3:37 में मून चित्रा में आ जाएंगे उसी दिन। जब मून चित्रा में आएंगे, चित्रा मंगल का नक्षत्र है और ये अच्छा है, मीन्स ये बुलिश है। सन मार्स सैटर्न पाइसेस में आना सुपर बुलिश है, मीन्स यहां से तेजी बननी चाहिए। 3 अप्रैल को हालांकि बाजार बंद है, मून चित्रा में रहेंगे सेकंड पदा में और ये बुलिश होता है। मरकरी जुपिटर का 120 डिग्री का कंजंक्शन बनेगा इसी दिन 4:55 पे। ये उनके लिए जो फिजिकल मार्केट में काम करते हैं, फिजिकल मार्केट में बाजार चलता रहेगा। अदरवाइज मून स्वाति में आएगा शाम को 7:24 पे। 3 अप्रैल को शाम का समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये गोल्ड और सिल्वर पर अगले हफ्ते का ओवरव्यू है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। इस वीडियो को जानकारी भर के लिए देखा जाए, इस वीडियो को आधार बनाकर निवेश ना किया जाए। निवेश करना है तो किसी अच्छे निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इसमें हमने फंडामेंटल क्या कहता है बाजार या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है बाजार के बारे में, वो सारा कुछ अपने तरफ से बेस्ट तरीके से पेश करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।